हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो में हमने कुछ आर्टिकल का चर्चा किया था। इसमें हम पूरे आर्टिकल को खत्म करेंगे, आर्टिकल 51 तक खत्म करेंगे और साथ ही साथ हम आज डीपीएसपी को खत्म करके फिर हम अगले वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा फंडामेंटल ड्यूटी का छोटा सा वीडियो होगा, उसको बस समझना है। फिर उसके बाद हमारा भाग 5 आएगा जो कि हम पढ़ेंगे यूनियन के बारे में। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डीपीएसपी को। आप एक एक आर्टिकल को ध्यान से समझना, आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उस पीडीएफ से भी आप चीज़ों को सही से कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर मुझे डिटेल जाना होता है मैं वहाँ डिटेल में पढ़ाता हूँ, जैसे मैंने फंडामेंटल राइट को पढ़ा है डिटेल से, लेकिन डीपीएसपी में उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है चीज़ों को। ओके, हम पढ़ेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे यूनियन में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट इसम के बारे में, तो उसको थोड़ा सा 2-4 वीडियो होगा प्रेसिडेंट के बारे में। इस तरह की चीज़ों को हम पढ़ते जाएंगे और जो आपके मेंस के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उन पे स्पेशल वीडियो भी बनाया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पॉलिटी की, अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी में गवर्नर, जो कि एटलीस्ट बीपीएससी मेंस में 2-3 बार 4 बार पूछ चुका है, तो गवर्नर पर एक वीडियो बनाया जाएगा, उनका क्या पावर है, उनके क्या सबसे सब चीज़ों पे उनके वीडियो एक बनाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को बस आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको 67 बीपीएससी देना है और बिहार एनीथिंग, जो भी बिहार एसआई का एग्जाम हो या तो कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एनीथिंग, उसके लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। सारे वीडियो को, जितना भी तो पॉलिटी का वीडियो आया है, सारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे तो हमने इस माइंड मैप को थोड़ा सा समझा था कि आर्टिकल 38 39 क्या है, 39 का ए क्या है, 41 का ए क्या है। ये इसको भी हम चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम पढ़ने वाले हैं जो हमने छोड़ा था। हमने गांधीयन प्रिंसिपल तक हमने देख लिया था पूरा, कि गांधीयन प्रिंसिपल के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। हमने इस पर पूरा चर्चा कर लिया था। क्या आपको पता होना चाहिए, हमने गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर हमने चर्चा कर लिया था कि गांधी जी का कौन कौन सा अनुच्छेद एक तरह से मतलब डीपीएसपी के अंदर बांटा गया। 40 में बोला ग्राम पंचायतों का गठन, 43 में बोला लघु कुटीर उद्योग की स्थापना, 43 में बोला कि जो भी सहकारी समितियां उसको थोड़ा सा मतलब सपोर्ट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, 46 में बोला कि जो SC ST हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर देखा था। बट हम आज क्या करने वाले हैं, हम आज करने वाले हैं आर्टिकल को देखेंगे शुरू से, एक एक आर्टिकल को जल्दी जल्दी में, और फिर उसके बाद हम लोग पूरा आर्टिकल खत्म करेंगे। आर्टिकल 36 37 हमने देख लिया था अच्छे तरीके से। आर्टिकल 38 पे हमने देख लिया था, 39 भी देखा था हमने, 39 का ए भी हमने देखा था। 40 आर्टिकल नंबर 40 पे देखा था कि ग्राम पंचायतों का गठन करना है और ग्राम पंचायतों को इतना पावर दे दिया जाए कि वो एक तरह से स्वायत्त शासन के इकाई के रूप में कार्य करने का योग्य हो जाए, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट की संकल्पना इसमें की गई है। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, जिसमें गांधी जी का आर्टिकल एक तरह से समझ लीजिए कि उनका विचार इसमें शामिल किया गया है। ओके, आर्टिकल नंबर 41 मैंने बोला कि अगर आप ग्राम पंचायत मुखिया जी के पास जाते हैं तो काम मांगेगा। 41 का आर्टिकल में है कि कुछ दशाओं में काम की बात की गई है। अगर कोई आदमी सामर्थ्य नहीं है, कोई आदमी बुढ़ापा है, कोई आदमी बीमारी से नहीं सकता, तो उनको कुछ इस तरह से राइट दिया जाए, उनको कुछ काम दिया जाए, उनको कुछ शिक्षा दिया जाए। इन सारी चीज़ों का बात किया गया आर्टिकल नंबर 41 में। ओके, आर्टिकल नंबर हम 42 की बात करेंगे तो बोला गया काम किस तरह से होना चाहिए, जो काम भी होना चाहिए वो काम न्याय संगत होना चाहिए, काम मानवोचित दशा का होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से हम अगर हमको कोई काम दे रहा है तो इस तरह का काम दे दे जो कि वो मनुष्य के लिए सुटेबल है ही नहीं। तो इस तरह से आर्टिकल नंबर 42 बोलता है। आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है भाई कि एक इतना पैसा दो, इस तरह से पैसा लिविंग वेज दो, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाए। तो आप देख सकते हो सारे आर्टिकल के सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा हुआ, तो उनसे आप चीज़ों को देख लीजिए और चीज़ों को सुन लिया, क्योंकि हमने आर्टिकल 43 ऑलरेडी हमने करवा दिया। 43 का ए यही था कि जो भी मजदूर है उसको भाई उद्योग में प्रबंधन में काम दिया जाए। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44 की बात करेंगे तो इसको हम बोलते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या हो गया, आप चीज़ों को समझिएगा कि जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि हर चीज़ के लिए अलग अलग कानून। जैसे अगर हम बात करते हैं कि मैरिज के लिए अलग कानून है, जो भी हमारा धारा है, जो भी हमारा जो एक्ट है, वो सब मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, या कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, ये जो हमारे जो कानून है ये सब काम नहीं करता, सबका अलग अलग। जैसे कि हम बात करते हैं कि मुस्लिम के अंदर तो तलाक एक्ट था, तलाक नियम था, जो भी चीज़ की तलाक कैसे मतलब 3 बार बोलने से तलाक हो जाता है। डाइवोर्स का बात है कि मुस्लिम लोग एक से ज़्यादा शादी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की बात होगा, अगर हम हिंदू की बात करें तो प्रॉपर्टी अगर बेटा है तो बेटा को मिलेगा प्रॉपर्टी में, तो बाप है तो फिर उसके बाद उसके बेटे को प्रॉपर्टी मिलेगा। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर में मतलब सबका अलग अलग आप बात करिएगा कि आपका एक दीवानी मामला अलग है और एक क्रिमिनल मामला अलग है, मतलब दोनों को अलग अलग किया गया।
लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है कि राज्य ऐसा काम करे, राज्य ऐसा काम करे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक सिविल संहिता हो, एक समान नागरिक संहिता की बात हो, जैसे कि सबके लिए एक कानून हो, चाहे वो दीवानी कानून हो, मैरिज के लिए हो, अगर हिंदू हो और या मुस्लिम हो या ईसाई हो, एनीथिंग, तो सबका अगर मैरिज के लिए कानून बना दिया तो सबको एक ही फॉलो करना पड़ेगा, किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं होगा। ये चीज बोला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बहुत बार चर्चा भी होता है और ये लागू करने के लिए बहुत इस पर मतलब कहने का मतलब विरोध भी हो रहा है और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड था जो कि अभी गोवा ही एक ऐसा मात्र राज्य है जिसमें अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ठीक है, गोवा एक ऐसा मात्र राज्य है जहाँ की यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, वहां पर सारे चीज एक तरह से समझिए कि सेम चीज। जैसे कि अगर हम बात करेंगे शाहबानो केस आया था, शाहबानो केस आया था जिसमें शाहबानो एक महिला थी 73 ईयर की, 73 साल की महिला थी, उसको तलाक दे दिया गया। तलाक दे दिया गया तो फिर उसने एलिमोनी की बात की कि हमें कुछ भत्ता मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में तो बोला ठीक है इसको भत्ता मिलेगा, लेकिन उसमें सरकार थी जो बोली नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इनका अलग, मुस्लिम का इनका अलग एक्ट है, ये अपने एक्ट अकॉर्डिंग चलेगा। तो मुस्लिम लोग बोलते हैं कि हमारा शरीयत है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम उससे 1 इंच आगे न 1 इंच पीछे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन हालांकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हो जाए तो ये चीजें सही हो जाएगा। किसी भी राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड करता है तो वहां से चीजें सही से स्मूथली रन कर पाएगी। मतलब कहने का मतलब सबके लिए अलग अलग रूल्स नहीं होगा, अलग अलग चीजें नहीं होगा, जो हमारा कोर्ट है उस पर भी ज्यादा वर्डन नहीं पड़ेगा, सबके लिए एक ही रूल्स रहेगा, तो ऐसे प्रॉब्लम तो होगा नहीं ना। तो ये सारे यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ये लागू होगा, कभी ना कभी लागू होगा। अगला हमारा सरकार का स्टेप हमको आई थिंक यही लगता है कि इसको लागू करके ही रहेगी। ठीक है, मतलब ऑल ओवर हर एक जगह तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू होता है, जैसे कि अभी गोवा में लागू है। ठीक है, हमें इतना समझना है कि आर्टिकल नंबर 44 के अंदर में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। ठीक है, हम इस पे बनाएंगे वीडियो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे वीडियो 30 मिनट का बना दिया जाएगा, जिससे कि आपकी चीजें क्लियर हो पाए, अगर आपके मेंस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है भाई, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू फॉर चिल्ड्रेन, जो भी चिल्ड्रेन है उनको अनिवार्य शिक्षा, फ्री और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। और उसमें बोला गया था स्टार्टिंग शुरू जब हमारा आर्टिकल लिखाया था तो उसमें लिखा गया था कि स्टेट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जब भी संविधान बने उससे 10 साल के अंदर में स्टूडेंट जो स्टेट है, जो राज्य है, वो ऐसा काम करे, राज्य कौन है आपको पता होना चाहिए, राज्य के अंदर में क्या कहते हैं, ऐसा काम करे कि उनके चिल्ड्रन, जो भी उनके राज्य के अंदर जो भी चिल्ड्रन है उनको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन मिले 14 साल का उम्र पूरा करने से पहले। 14 साल की उम्र के बाद उनको इस तरह के इस चीज में नहीं आएगा, ये चीज बोला गया था। चीज आप लोग समझ रहे होंगे कि 10 अवधि के अंदर, जब संविधान बना था 1950 में, तो 1950 के 10 साल बाद मतलब लागू होने के बाद 1960 तक के ये चीज करना था, कंप्लीट करना था कि सबको शिक्षा दे दिया जाए। इस तरह से आप इस चीज को कर पाए, इस तरह से आप अनुबंध ऐसे इस तरह से आप चीजें बना दे तो जैसे कि आप देखते हो सर्व शिक्षा अभियान, तो इस सब इस चीज के अंदर में फ्री में शिक्षा मिल रहा है। ठीक है, तो ये राज्य पे ऊपर डिपेंड करता है, ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसा काम करेगा नहीं करेगा। आपको मैंने पहले बता दिया कि डीपीएसपी इनफोर्सेबल नहीं है, डीपीएसपी जस्टिसेबल नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो आप चुपचाप बैठिए, कोई जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ कि 86 अमेंडमेंट हुआ 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है। इस संविधान संशोधन को आप याद रखिए, जो जो मैं चीज बोलता हूँ हर एक चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक चीज का नोट्स बनाया करिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैं जितना बोलता हूँ, क्योंकि ये तो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो पीडीएफ तो आप आर्टिकल कहीं भी मिल जाएगा, कॉपी बुक कहीं मिल जाएगा, लेकिन जो मैं बोलता हूँ वो चीज को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 86 कहता है कि सॉरी आर्टिकल 45 का जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तब इसमें एक चीज जोड़ा गया, बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, तो ये शुरू में क्या था कि 10 वर्ष जब संविधान बन जाए उसके 10 वर्ष तक के ये काम करने हैं। लेकिन बोला गया, फिर इसे बोल दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, पहले चीज समझ, 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको चाइल्ड केयर दिया जाए, उनका बाल व्यवस्था के देखरेख के लिए उपबंध किया जाए। ठीक है, 6 वर्ष से कम, जैसे देखते हैं आंगनबाड़ी हो गया और भी सारी चीजें हैं, तो वहां पे बच्चों को न्यूट्रिशन लेवल सब चीजें मेंटेन करवाया जाता है 6 वर्ष से कम के बच्चों को, ये चीज बोला गया। और बोला गया कि सभी बालकों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल अवस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबंध करेगा। मतलब ये बोला गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के बाद। चीजें आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, लेकिन फिर 86वां संविधान संशोधन से ही अब देखिए बच्चों को शिक्षा फ्री मिले या ना मिले, ये
आपने अगर डीपीएसपी के अंदर में डाला है तो राज्य का अगर मन होगा तो ऐसा नहीं भी दे सकता है। तो इसलिए एक आर्टिकल नंबर 21 के ए के फंडामेंटल राइट के अंदर में डाल दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ये मौलिक अधिकार के अंदर में डाल देगा आर्टिकल नंबर 21 का ए में। इसलिए अब देखिए सब जगह फ्री शिक्षा भी हर राज्य के अंदर में लागू है, उसको करना पड़ेगा क्योंकि दिस इज फंडामेंटल राइट। लेकिन पहले में क्या था कि वो डीपीएसपी था तो हो सकता था नहीं भी देता, डिपेंड ऑन स्टेट की बात करता है। स्टेट का अगर उसके पास इस तरह से उसके पास फाइनेंशियल चीजें नहीं है तो नहीं दे पाएगा, मना कर देगा कि नहीं हम शिक्षा नहीं दे सकते, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो ये चीजें समझना। लेकिन हाँ, ये 6 से कम वर्ष के बच्चों को ये सब, जैसे सबके लिए आप आंगनबाड़ी चीजें हो गया, ये सब चीजें चल रही है। तो डीपीएसपी का मैंने पहले बताया, डीपीएसपी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात करता है। ऐसे ऐसे पॉलिसी बनाए कि एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट स्थापित हो सके। इसके इसी के डीपीएसपी के अकॉर्डिंग बहुत सारे एक्ट बने हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे एक्ट बने हैं, हर चीज के लिए आप देख सकते हो अलग अलग एक्ट बने हैं। आर्टिकल नंबर 46 क्या कहता है भैया कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब प्रमोशन, आप उसको प्रमोट करिए, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, आर्थिक और शैक्षणिक हित के लिए बात करता है कि जो भी एससी एसटी लोग हैं, जो भी अदर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी लोग हैं, उनके लिए कुछ आप प्रोत्साहन करिए, उनके लिए आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में आप उस काम करिए, मतलब प्रमोट करिए, उनको स्पेशल चीजें दीजिए, स्पेशल केयर दीजिए। देखिए स्पेशल केयर बोल दिया। अब देखिए आपको पता है कि संविधान के अंदर सब लोग समान है, आपको पता है कि संविधान के अंदर सब लोग समान है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है संविधान। लेकिन यहाँ पे स्पेशल केयर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए इसी स्पेशल केयर के अकॉर्डिंग जो एक केस आया था मद्रास 20 दोराई राजन 1951 वाला केस, आपको पता होना चाहिए कि वहां पर मेडिकल के मतलब कहने का मतलब फील्ड में आरक्षण दे दिया गया था। तो आरक्षण का कंसेप्ट यहीं से आया क्योंकि राज्य बोला कि हमको ये चीज आर्टिकल 46 में दिया है, हम देंगे, अपने जो भी एस टी लोग हैं उनको हम आरक्षण देंगे। तो फिर इस पे चीजें हुई थी। तो ये आर्टिकल नंबर 46 बोलता है कि अगर कोई एस सी के लोग हैं, कोई अदर वेलफेयर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा आप शैक्षणिक और आर्थिक रूप से आप थोड़ा सहयोग प्रदान करिए, थोड़ा सा प्रमोशन मतलब प्रमोट की बात करिए। ये चीजें आर्टिकल नंबर 46 के अंदर में ये चीज बोलता है, ठीक है, कि उनको सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से थोड़ा वो प्रोटेक्ट हो, ये सब चीजें इसके अंदर बात की गई, ठीक है। आप देख सकते हैं हिंदी में सेम चीज बोला गया है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, ठीक है, मुझे यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 47, आर्टिकल नंबर 46 से बोला कि शिक्षा दो भाई एस एस टी के लोगों को। आर्टिकल नंबर 47 सिंपल सिंपल बोलता है कि शिक्षा दे रहे हो, लेकिन आर्टिकल नंबर 47 क्या, मैं रिलेट कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 47 क्या कहता है कि स्टेट का ये कर्तव्य है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सब चीजें बढ़ाओ। मतलब बच्चों में या कोई भी राज्य के अपने लोगों का पोषाहार स्तर को बढ़ाइए, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कुछ लोक स्वास्थ्य के रूप में काम करिए, कुछ ऐसे ऐसे योजना चलाइए, कुछ ऐसे पॉलिसी चलाइए कि लोगों का पोषाहार स्तर ऊंचा हो पाए। ये आर्टिकल नंबर 47 बोलता है। आप देखते हो कहीं कुपोषण का शिकार हो जाते हैं लड़के बच्चे लोग, तो उसके लिए कुछ ऐसा काम करिए। आप ऐसा आप कहने का मतलब स्वास्थ्य वाला लोक स्वास्थ्य का सुधार के लिए अपना ये सब काम करिए। आप मादक पेय पदार्थ, आप दारू ये सब बंद करिए, ये सब बंद कर सकते हैं, ये आपका ड्यूटी है बंद कर, जैसे कि बिहार के अंदर बंद है, आप देखते होंगे बिहार के अंदर बंद है, गुजरात के अंदर बंद है। तो ये सारी चीजें बोला गया कि आप मादक पेय पदार्थों का आप रोकिए, कुछ और भी ये सब कहने का जो औषधि है, जो मतलब कहने का मतलब जिनका उपयोग निषेध है, नशा वाला, ये सब चीजों पर आप रोक लगाइए। ये सबसे प्रॉब्लम होता है। एक कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा जब लोग सही से रह पाएंगे। तो पोषाहार छियाल देखिए मैं आपको रेट करके पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन अभी यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 48 कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, आप कृषि और पशुपालन जो जो भी है उसके प्रमोट के लिए बात करिए, उसके प्रमोशन के लिए बात करिए। आप एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बनाइए, उसको मॉडर्न तकनीक से जोड़िए, उसको साइंटिफिक तरीकों से जोड़िए कि कृषि हो जो अच्छे तरीके से हो पाए, जो भी अगर हम बात करते हैं पशुपालन हो वो अच्छे तरीके से हो पाए। इस तरह से आप स्टेप लीजिए, इस तरह से आप कदम उठाइए कि उनका जो ब्रीड है, जो पशु का नस्ल है उसमें बढ़ोतरी हो, अलग अलग नस्ल का पशु आपके यहाँ हो। आप रोकिए, आप स्लॉटर को रोकिए। स्लॉटर मतलब कि जो जीव का संहार होता है, जीव का नरसंहार, जैसे गाय बछड़ा इस सब चीज को काटता है, उस चीज को बंद करो, कि बंद को प्रतिषेध कर दिए। जैसे गाय को काटना, ये सब चीजों को प्रतिषेध कर रही है। आप ऐसा एक्ट बना दीजिए अपने स्टेट के अंदर कि कोई गाय को नहीं काट सकता, कोई भी जानवर को नहीं काट सकता, इस तरह से आप कर सकते हैं।
और ये सब सारी चीजें बोला गया कि जो भी दुधारू पशु हैं, ये सब चीजें हैं, उनके लिए सब सारे चीज आप लोग काम करिए, तो ये स्टेट के अंदर सब चीजें मेंटेन हो पाएगा। आर्टिकल नंबर 48 बोलता है ये। आर्टिकल नंबर 48 ए बाद में जोड़ा गया, मैंने बहुत बड़ा वाला ए रहेगा तो बाद में जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 48 का ये कहता भैया कि चलो आपने तो कृषि में, पशुपालन में ये काम किया, लेकिन आपको 48 का ए में एक और चीज जोड़ते बोला कि चलो पशुपालन में काम कर रहे हो तो पशुपालन और कृषि कैसे होगा, पेड़ को बचाइएगा, वातावरण को बचाइएगा, जंगल को बचाइएगा, जानवरों को बचाइएगा, तभी ना। तो इसीलिए बोला गया पर्यावरण और वन्य जीवन की सुरक्षा और संरक्षण, जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसके लिए ऐसा काम करिए कि आपका इन्वायरमेंट सही हो पाए। और फॉरेस्ट एक्ट बहुत सारा देखिए बनता है, तो ये सब चीजें की वन में कटाई ना हो पाए, वन्य जीवन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क देखते हैं, ये सब इसी के अंदर में बना है। आर्टिकल नंबर 48 का एक मैं रिलेट करके याद करवा दूंगा पूरा आर्टिकल, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना। आपको आपके कारण आपके एक मुंह पे 1 से लेके 100 तक, 150 तक आर्टिकल ऐसे ही याद रहेगा। आप ऐसे ही बोल दीजिएगा 10 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर ऐसे बोल दीजिएगा। इस तरह से मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हम सब कुछ करवाएंगे लेकिन आपको समय देना पड़ेगा और मेहनत आपका। आर्टिकल नंबर 49 कहता है भैया, आर्टिकल नंबर 49, 50, 51 तीनों अलग अलग है। आर्टिकल नंबर 49 कहता है कि जो भी मोन्यूमेंट है, जो भी स्मारक, ऐतिहासिक स्मारक है जिसका राष्ट्रीय महत्व है, उसका थोड़ा सा इज्जत करो, उसको थोड़ा सा कंजर्व करके रखो, उनको बर्बाद ना, उनको क्षति ना पहुंचे, इस तरह से काम करिए। आप पार्लियामेंट लॉ बनाइए, ऐसे जो भी हिस्टोरिक प्लेस है, जैसे ताजमहल हो गया, उसको सब तोड़ फोड़ दे, उसको ताजमहल के दीवार पे कुछ भी लिख देता है, देखते हो। तो इस तरह से चीजों को आप रोकिए, इस तरह से आप ऐसा चीजें करिए कि ये सब चीज संरक्षित रह पाए, क्योंकि एक तरह से राष्ट्रीय महत्व है भाई। तो इस तरह की चीज इसमें बोला गया आर्टिकल नंबर 49 के अंदर बसी। 50 में कहा कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। भाई जो भी राज्य की लोक सेवाएं हैं उसके अंदर न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करो, हमेशा अलग करो, कभी भी इन दोनों को सम्माहित नहीं, दोनों को साथ में मत आने दो। अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ आ गए तो बहुत चेंजिंग आ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा लोगों को, इसलिए इन दोनों को अलग रखो। हम अगर बात करें 1973 से पहले डीएम था, डीएम के पास ही पावर था, जुडिशरी का पावर था और एग्जीक्यूटिव का पावर था ही, साथ में जुडिशरी का पावर था। तो इस सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे थे, इसलिए आर्टिकल में 50 डाला गया। बोला गया नहीं, ये दोनों को हमेशा अलग अलग मतलब रखने का कदम उठाया करिए, हमेशा दोनों मिक्सअप ना हो पाए, इस तरह की चीजों को आप लोगों को ध्यान देने हैं। अगर कार्यपालिका को न्यायपालिका का पावर दीजिएगा तो उस तरह से इंप्लीमेंट भी करेगा और वो फैसला भी अपना करेगा, तो ये सारा प्रॉब्लम हो सकता है। आर्टिकल नंबर 41 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे लास्ट आर्टिकल है, और आर्टिकल नंबर 51 बोलता है, 51 क्या बोलता है भैया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ाइए। आप इस तरह से ऐसे ऐसे पॉलिसी निर्माण करिए, ऐसे ऐसे काम करिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बने और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मिले आपको। मतलब अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रवत व्यवहार करिए, अलग अलग ट्रीटी को साइन करिए, समझ रहे, अलग अलग ट्रीटी को साइन करिए, ऑनरेबल रिलेशन रखिए, जो भी लॉ है, जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसको फॉलो करिए। आप यूएनओ के अंदर में शामिल है, आप यूएन, अगर आप ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर आप बात करते हैं तो उसी के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, कि यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो कहता है कि लोगों को फंडामेंट जो भी ह्यूमन राइट्स है उसका उल्लंघन ना हो, तो उन चीजों को फॉलो करिए। ये आर्टिकल नंबर 51 बोला गया। आर्टिकल नंबर 51 जो अंतर्राष्ट्रीय आर्टिकल आप समझ सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन की बात करता, तो ये हमें पूछा है सवाल कि इंटरनेशनल रिलेशन की बात किस आर्टिकल में किया गया। आपको इंटरनेशनल रिलेशन के बाद यहाँ क्या देख सकते हो, ये रिलेशन शब्द यहाँ पे लिखा गया। चीजों को अगर डिटेल्स नहीं पढ़िएगा तो उसका प्रॉब्लम तो होना ही होना है। ठीक है, ये समझ रहे, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के माध्यम से कोई विवाद है तो उसका निपटारा के लिए आप काम करिए, ठीक है, उसके निपटारा के लिए काम करिए, सारे चीज आर्टिकल नंबर 51 के अंदर में दिया गया है। अगर हम इसको देखें ओके, अब देखिए अगर हम इस चीज को अगर हम देखते हैं लिबरल में आता है ये 51 नंबर। लिबरल जो उदारवादी, जो आपका अधिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसके अंदर में आता है। आर्टिकल नंबर 44 सिविल कोड, ठीक, ऑल सिटीजन को दीजिए आप। आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि 6 साल तक के बच्चों को आप चाइल्डहुड केयर दीजिए, एजुकेशन दीजिए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है भैया कि ऑर्गेनाइज करो एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के लिए। 48 का ये बोलता है कि अब इतना काम आप कर ही रहे हैं तो आप ऐसा करो कि इम्प्रूव करो इन्वायरमेंट को और सेफ गार्ड करो वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। और ये आप मैप को ध्यान से समझिए ना, ये आप मैप को ध्यान समझिएगा, सारा कुछ आप यहीं से राइट डाउन कर सकते हैं। एक एक चीज आप कह दो, इस माइंड मैप को खुद अपने कॉपी पे बनाइए तो चीजें आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए हम आपको आर्टिकल नंबर
आपको पूरा आर्टिकल नंबर, हम आपको कहने का मतलब कि शुरू से लेके 51 मतलब 36 से लेके 51 तक आपको मैं याद करवाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ पाए। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से आप लोग बस एक शॉर्ट टर्म में आप चीजों को ध्यान में रखिएगा, मैं सब कुछ करवा देता हूँ यहाँ पर, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा। तो आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 36 से 51 पूरा पूरे। ठीक है, पूरा देख लेंगे तो पूरा हमारा याद भी हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल 36 से 51, 36 क्या बोलेगा, डीपीएसपी की अगर आप बात ही कर रहे हो, डीपीएसपी जो कि भाग 4 में है, तो 36 कहेगा कि परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ द स्टेट, जो कि आर्टिकल नंबर जो 12 में हमने देखा था, सेम यहाँ पर डिफिनीशन ऑफ स्टेट है। 37 बोलता है कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, डीपीएसपी है जो वो इनफोर्सिएबल नहीं है, मतलब इनफोर्सिएबल नहीं है और जस्टिसेबल नहीं, जरूरी नहीं है इसकी कि इसको लागू करे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसको लागू करे, ये चीज में बोला आर्टिकल नंबर 37 के अंदर। आर्टिकल नंबर 38 की अगर हम बात करते हैं तो 38 क्या कहता है कि थोड़ा सा वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ आप पब्लिक ऑर्डर को, मतलब करें सोशल जो ऑर्डर है उसको आप प्रमोट करिए। अब लोगों के वेलफेयर के लिए सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना मतलब क्या कहलाया, मतलब सोशल ऑर्डर प्रमोट करना क्या कहलाया, मतलब ये कहलाया कि उसको आप अवसर की समानता दीजिए, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करने के लिए, सामाजिक सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, ये ध्यान रखिएगा। ये चीज की बात क्या 38 में, मतलब 38 से हमने स्टार्ट कर दिया फंडामेंटल राइट को, सॉरी डीपीएसपी को समझना। ठीक है, अब हम याद करेंगे 39 से, जब आपने ये सब जस्टिस दे दिया तो 39 में कहता है ना, 39 में कहता है कि कुछ इसके अंदर मैं चीज बोलता हूँ उसको आप फॉलो करो, उसको आप अनुसरण करो, कुछ उसको क्या करो, उसको आप अनुसरण करो। ठीक है, अब 39 के अंदर में क्या है, सिक्योर करिए, क्या क्या चीज सिक्योर करना है, तो आप समझ सकते हो 39 का मैंने बताया था ए बी सी डी, मैंने सब बताया था, लेकिन 39 को समझिए कि उसके अंदर कुछ पॉइंट है, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, अगर हम बात कर दें बच्चों के लिए वातावरण, गरिमापूर्ण वातावरण की बात की गई है, धन उत्पादन का सही से वितरण हो पाए, इन जीविका उपार्जन सब 39 के एम बताए। पहले आपने सामाजिक आर्थिक न्याय दिया, फिर आप कैसा करिए, ये 3 तरह के न्याय की बात की गई, एग्जाम में पूछ सकता था, 3 तरह के, तीनों तरह के न्याय। फिर 39 में बोला, 39 के ए में बोलता है कि आप जब इतना काम करे दिए हैं, आपने सबको शिक्षा, आपने सबको जीविका उपार्जन, समान कार्य के लिए समान वेतन, सब कुछ आपने दिया, तो 39 के ए में बस बोलता है कि सबको आप पे इक्वल जस्टिस आप कर दो, इक्वल जस्टिस आप दे दो, सबको आप समान न्याय भी दे दो, समान न्याय भी दे दो, इक्वल जस्टिस दे दो एंड फ्री लीगल एड, मतलब आप समझ सकते हो कि निःशुल्क विधिक सहायता आपको देना पड़ेगा, ये काम कर दीजिए, अच्छा रहेगा। 40 में कहता है कि आप जाइए मुखिया जी के पास, मतलब ग्राम पंचायत का आप गठन करिए, बस सिंपल में याद रखिए, मुखिया जी के पास गए, अब मुखिया जी के पास अब जब चली गए हैं तो कुछ काम मांग लीजिए, मतलब राइट टू वर्क है, कुछ कंडीशन है राइट टू वर्क, लेकिन आप ध्यान रखिए कि काम और शिक्षा पाने का अधिकार, मैं हिंदी लिखता हूँ, काम और शिक्षा पाने का अधिकार, किसको, जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो अशक्त लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनको काम और शिक्षा पाने का अधिकार 48 41 41 में। ठीक है, ये नहीं कि आप गांव में जाके काम से, मैं वो ट्रिक बता रहा हूँ आपको, याद करें ठीक है। 40 में मुखिया जी के पास में, मुखिया जी से काम मांगे, अब काम मुखिया जी दे दिए आपको, तो काम दे दिए तो खाली बस काम ले लिया, काम का क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, जो काम है वो सही काम होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए, काम न्यायोचित एवं मानवोचित, मानवीय कारण चाहिए, मतलब जो काम ह्यूमन कर सके, जो आदमी कर सके, उस तरह के काम आपको मिले तो अच्छा है, ये बोला गया। 43 में बोलता है कि अब जब काम मिल गया है तो वेतन भी लीजिए, काम मिल गया तो क्या करिए भाई, वेतन, किस तरह से वेतन, तो निर्वाह वेतन, इस तरह से आपको वेतन मिल पाए कि एक डिसेंट लाइफ जी पाए, इस तरह से। अब 43 का ए बोला, अब जब वेतन मिल रहा है, सब कुछ आपको दे रहा है, तो थोड़ा एक और पावर दीजिए, मजदूरों को थोड़ा सा और काम दीजिए, कि मजदूर लोग जो भी हैं, जो भी मजदूर लोग हैं, वो प्रबंधन कर सके, उद्योग के अंदर प्रबंधन कर सके, अगर कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको भी पार्टिसिपेशन किया जाए, कि वो भी संघ बना सके, जैसे मजदूर संघ है, वो भी कुछ फैसला ले सके, ये थोड़ा सा 43 का ये ऐसा बोलता है कि ऐसा कुछ रूल बनाओ कि काम हो जाए। 43 का ए भी है, 43 का बी भी है, 43 का। और देखिए 43 में ही निर्वाह वेतन की बात की गई है, और 43 में भी अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, कुटीर उद्योग की बात की गई है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग की बात की गई है। 43 का बी क्या कहता है, 43 का बी कहता है भैया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो भी है, सहकारी समितियां हैं, उनको भी आप लोग थोड़ा सा प्रमोट के लिए, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दीजिए कि वो सही से ढंग से कर पाए, जैसे देखते हो जीविका, ये सब चीजें। ठीक है, आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है, आर्टिकल नंबर देखिए 40 41 42 43, यहाँ तो एकदम कंप्लीट याद रहेगा। ठीक है, इसको याद नहीं करना, ये दोनों कंप्लीट, ये
4 आर्टिकल ऐसे याद हो जाएगा, शुरू का आर्टिकल दोनों याद हो ही जाएगा। इस दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो गोवा में लागू है। 45 क्या बोलेगा, ठीक है। अब जब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड कर दिया, सबको आपने समान कर दिया, बस मैं ट्रिक बता रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड सब कुछ समान नहीं, उसमें कानून सब समान है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल में 45 का कहता है कि बहुत 6 वर्ष के जो बच्चा है उसको चाइल्ड केयर दो, 6 वर्ष से कम के जो बच्चा है उसको चाइल्ड केयर, जो आंगनवाड़ी, ये सब चीजें, ओके। और अगर हम बात करेंगे 46 में क्या कहता है, 46 में बोलता है कि जो SC ST है ना, और जो जो अगर और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ, अगर हम बात करते हैं सोसाइटी है, ओके, ठीक है। SC ST हो गया, आप सोच सकते हो, जो कि कहने का मतलब ऐसे लोग जो कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से अगर बिछड़े हैं, उनके लिए बात किया गया, मतलब SC ST की बात किया गया है। और थोड़ा सा कमजोर वर्ग, ठीक है, हम पूरा कमजोर वर्ग लिख देते हैं यहाँ पर, कमजोर वर्ग, तो आपको चीज सही से क्लियर हो पाएगा। कमजोर, इसके लिए थोड़ा सा आप शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब शिक्षा में लिख देता हूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में, एंड थोड़ा सा आप लोग इकोनॉमिक के क्षेत्र में आप काम करें, ठीक है। इकोनॉमी के क्षेत्र में आप थोड़ा सा काम करें, आर्थिक रूप से, और थोड़ा सा एजुकेशनल रूप से इसको बढ़ावा दीजिए, ऐसा काम करिए। आप जो बढ़ावा दे दिए हैं, आपने SC ST के लोगों को बढ़ावा दे दिया है, तो 47 में ऐसा भी कर दीजिए कि थोड़ा सा न्यूट्रिशन लेवल को भी बढ़ाओ, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाओ, थोड़ा सा पोषाहार स्तर को ऊंचा करो, पोषाहार स्तर को ऊंचा करो, और थोड़ा लोगों का हेल्थ पे ध्यान दो। जो इतना काम करे, जब एक वर्ग के लिए तुम खास काम कर रहे हो, तो 47 में भी कहता है कि थोड़ा सा लोगों के हेल्थ के लिए भी देखो, सबको देखो, ये बोला गया 47 के अंदर। 48 में कहता है कि जब सबको हेल्थ दे रहे हो तो हेल्थ लाओगे कहाँ से, इसके लिए आपको कृषि, इसके लिए आपको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन तो करना पड़ेगा। कहाँ से खाना दीजिएगा, कहाँ से दूध दीजिएगा, तो ये काम बोला 48 में ये करो, ठीक है। ये तो सही है कि आप खेती पालन, पशुपालन कर लीजिएगा। अब जो जानवर उनवर हो गए, जो भी एनिमल एग्रीकल्चर होंगे, बारिश वारिश पे डिपेंड करता है एग्रीकल्चर, एनिमल एनिमल होंगे, उनको उनके लिए भी चाहिए थोड़ा सा, तो ये कैसे होगा, तो उसके लिए क्या करिए भैया कि इन्वायरमेंटल काम करिए, थोड़ा सा पर्यावरण को, जो है ना आपका पर्यावरण, उसको कंजर्वेशन का काम करिए, संरक्षण काम करिए। थोड़ा वाइल्ड लाइफ है, जो वाइल्ड लाइफ को थोड़ा सा सिक्योर करिए, जो भी आपका वन्य जीव है उसको थोड़ा सा संभाल के रखिए, तब आपका चीज हो सकता है, प्रमोट करिए, ठीक है। अब 49, 50, 51 अलग है, 49, 50, 51 अलग है, कैसे अलग है, ठीक है। 49 में क्या कहता है भैया, 49 में बोलता है कि जो भी आपका स्मारक है, जो भी इंटरनेशनल, देखिए 49, 50, 51 एकदम अलग है, ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज है। और जो स्मारक है उसको थोड़ा सा संरक्षण प्रदान करो, ऐसा नहीं कि ताजमहल पे कोई भी जाके कुछ भी कर रहा है, थोड़ा सा संरक्षण प्रदान करो। 50 में बोलता है कि जो जो न्यायपालिका है ना, जो न्यायपालिका, जो जुडिशियरी है ना, उसको एकदम दूर रखो एग्जीक्यूटिव से, कार्यपालिका से, नहीं तो बहुत लफड़ा हो जाएगा, ये बोला। एक कारण बोला कि अभी सब कुछ काम कर ही लियो, तो थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात है कि कर ही लो, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात बोला आर्टिकल नंबर 51 के अंदर, देख सकते हो। ये आपका एक एक आर्टिकल याद हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ शुरू से एक से लेकर जितना भी आर्टिकल है वो सब आपके पास दिमाग में आ जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसा कि आपको विदाउट मेहनत तो कुछ होगा नहीं, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो हम, और अगर हम बात करें DPSP और फंडामेंटल राइट्स के बीच की डिफरेंस का, तो वो आप समझ सकते हो कि ये है जो आपका बाध्य है, ये बाध्य नहीं है, ये सब सारी चीज आपकी राज्य को प्राप्त है, वो नागरिकों को प्राप्त है, ये नेगेटिव रूप में है, वो पॉजिटिव रूप में है, ये सब आपको मैंने पहले बताया भी। और आप ये देखिए, मेरा जो भी ये DPSP से संबंधित जितने भी सवाल आ सकते हैं आपके प्री में, मैंने उतना करवा दिया है। मैं आपको ये PDF तो भेजूंगा, साथ में मैं अपने मतलब ऐप पे एक PDF अपलोड करूंगा, वो PDF आपका आपके मेंस लेवल तक का PDF होगा। कहने का मतलब DPSP से संबंधित जितने भी केसेज आए, DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच में क्या है नहीं है, एनीथिंग सब कुछ उसके अंदर होगा, बट इंग्लिश में होगा चीज, ठीक है, वो हिंदी में नहीं होगा। तो उस PDF को डाउनलोड करिएगा, उस PDF को आप लोग अंडरलाइन करिए, PDF प्रिंट आउट कर लीजिएगा, उसको अंडरलाइन करिएगा, तो DPSP से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। जब मेंस का चलेगा तो उसमें हम इस चीज को पढ़ाएंगे डिटेल से, आपको भी परेशान नहीं होना, ठीक है। चलिए तो सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगता हो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जुड़े रहो हमारे साथ। आपको अगर BPSC 67 आया कोई भी एग्जाम के लिए अगर GK सही करना है तो हमारे साथ जुड़िए सुबह का करंट अफेयर क्लास में। और ये जो दिन को हमारा एक वीडियो आएगा, कभी पॉलिटी का कभी हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों पे आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप एक अच्छे GS में आप हासिल कर पाइएगा मार्क्स, ठीक है। चलिए धन्यवाद।